प्यारे बच्चों नमस्कार। महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड यानी 10th में आपका स्वागत है। देखिए आज हम पढ़ेंगे ब्रिज का चार ना, हम ब्रिज चालू किए हैं। आगे हम 3.1 3.2 करा चुके हैं। अब 3.3 करने के लिए पढ़ना है हमको ब्रिज का चार। ब्रिज का चार का मतलब होता क्या है, चलिए आप छेदन रेखा जानते हैं। छेदन रेखा क्या होती है, पढ़ा है आपको छेदन रेखा ना। छेदन रेखा मतलब होता है अगर एक लाइन है जो ब्रिज के दो भागों में क्या करती है, बांटती है। ब्रिज दो भाग में चलिए ना, अगर छेदन रेखा मतलब क्या होता है, अगर कोई लाइन है ब्रिज को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। मान लीजिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है मेरा, ए है, ये बी है, क्या है, बी है, ठीक है। तो ए बी सेगमेंट ए बी क्या हो जाएगी आपकी ब्रिज की छेदन रेखा हो, क्या होगी छेदन रेखा। एक मान लीजिए एक मैं बिंदु लेता हूँ, एक मैं क्या लेता हूँ पॉइंट लेता हूँ, एक मैं पॉइंट लेता हूँ कहाँ पर, ब्रिज पर, समझे। यहाँ पर लेता हूँ मैं एक्स और एक कहाँ पर लेता हूँ मैं वाई। क्या पॉइंट है, कट गया हूँ क्या, समझे पॉइंट है मेरा, क्या है, मान लीजिए कि ए मेरा पॉइंट है ना। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स बी, जो हम इसको ए एक्स बी बोलेंगे तो हम इसको अगर हम सीधा से बोलेंगे ए बी तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ए बी बीच की क्या होगा, जीरो हो जाएगी ना। लेकिन जब हम ए एक्स बी बोलेंगे, ए एक्स बी, तो इसको बोलते हैं हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। क्या बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं, चाप ए एक्स बी, ठीक है। वृत्त अगर दो भागों में बटा है, एक छोटा भाग है, बड़ा भाग है। तो ये छोटा है तो छोटे चाप को बोलते हैं लघु चाप। ये क्या है आपका लघु चाप, माइनर अर्क। चाप को इसी बोलते हैं अर्क, क्या बोलते हैं अर्क, ठीक है। ये क्या होगा, लघु चाप, माइनर अर्क। इसको बोलेंगे ए वाई बी को बोलेंगे दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे आपको, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। चाप का नाम क्या आपका, चाप नाम बताइए, ए वाई बी, ए वाई बी। चाप मतलब समझा आपको, आपका मतलब समझा। वृत्त का प्रतिच्छेदन बिंदु ना, वृत्त को दो भाग में बांटती है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा ना वो, और एक एक्स्ट्रा बिंदु लीजिए किस पर, वृत्त पर, जो हम पढ़े हैं ना ए एक्स बी और ए वाई बी, इसको बोलते हैं हम चाप बोलते हैं ना। जिसमें हम इसको बोलते हैं लघु, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ये दीर्घ चाप, ये लघु चाप, ठीक है। चलिए हो गया, लघु चाप समझा, दीर्घ चाप समझा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, मान लीजिए क्या मेरा सेंटर है केंद्र के, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है मेरा कोण, समझे। ये मेरा क्या है, एंगल है, क्या है मेरा एंगल है, ठीक है। ये जो कोण है इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, चलिए ये समझा आपको ना। चलिए इसको इरेज कर लेता हूँ, देखिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, मान लीजिए मेरा क्या सेंटर है, क्या है ओ है। इस पे क्या बन रहे हैं, मेरे एंगल बन रहे हैं ए एक्स बी। ए एक्स बी क्या है, चाप है, और इससे समझ है ये कोण बन रहे हैं। ये जो ये चाप है आपका, ठीक है। और ये क्या है, कोण बना है। कोण कहाँ बना है, केंद्र पे बना है, कहाँ बना, सेंटर पर। इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एंगल, यानी इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय कोण बोलते हैं, ठीक है। और केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है ना। मान लीजिए मेरा कोण ए ओ बी क्या है, केंद्रीय कोण है, क्या है, एंगल ए ओ बी क्या है आपका केंद्रीय कोण है, क्या है, केंद्रीय कोण है, ठीक है ना। और उसका संगत चाप कौन सा है, चाप, मेजरमेंट चाप, चाप ए एक्स बी, मेजरमेंट चाप एक्स बी जो बराबर किसके होगा, कोण ए ओ बी के। क्यों भाई, क्योंकि केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। क्या होते हैं, संगत चाप के माप के बराबर होता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ ये लिख लेते हैं, ये जरा वर्ड लिख लेते हैं, केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप
के क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये मेरा वाई था। ठीक है, चाप ए एक्स बी क्या है, लघु चाप, और चाप ए वाई बी क्या है, दीर्घ चाप ना। आप जानते हैं कि वृत्त के चापों का माप कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। वृत्त के चापों का माप कितना होता है, 360। ठीक है, अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना है वैसे लघु चाप का, तो अगर आपको ये पता है, अगर ये समझो कुछ दिया रहेगा, पूरा कितना है आपका 360। 360 में से अगर मैं ये निकाल दूं, ये पूरा पार्ट क्या बच जाएगा आपका, ये लघु चाप बचेगा। मतलब लघु चाप निकालने के क्या करना पड़ता है, 360 में से दीर्घ चाप को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कीजिए, माइनस कीजिए। ठीक है, तो लघु चाप का माप बराबर क्या होगा आपका, बराबर देखिए 360 डिग्री माइनस दीर्घ चाप का माप, क्या दीर्घ चाप का माप। ठीक है, जो तीसरा लिख देखिए जरा, अभी उल्टा कर दीजिए। अगर समझिए आपको दीर्घ चाप माप निकालना है, दीर्घ को इधर निकालिए ना, 75 लीजिए, तो दीर्घ चाप का माप, इसको क्या लीजिए, पछाड़, क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस, इसको इधर कर दीजिए, कितना जाएगा, लघु क्या हो जाएगा आपका, लघु चाप का माप क्या होगा, लघु चाप का माप। समझा इतना आपको, ठीक है। हाँ, इतना आप लिख लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चाप पढ़ रहे हैं। अब पढ़े हैं चापों की स्वक्षमता, यानी चापों की बारंबारता, मतलब बराबर चाप अगर बराबर कब होते हैं, स्वक्षमता स्वक्षम कब होते हैं चाप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चापों की स्वक्षमता। ठीक है, देख चलिए डालते हैं हेडिंग, चापों की क्या है, स्वक्षमता। मान लीजिए मेरा सर्कल है। ठीक है, सर्कल है। ठीक है, और क्या है मेरा सर्कल। ठीक है, तो एक आपका थ्योरम है, वो बोलता है, आपका प्रमेय है, बोलता है एक ही वृत्त के या स्वक्षम वृत्त, एक ही वृत्त के या स्वक्षम वृत्त के संगत चापों की संगत जीवाएं क्या होती है, स्वक्षम होती है। एक आपका गुणधर्म है, प्रमेय है, बोलता है एक ही वृत्त की या स्वक्षम वृत्त की संगत, स्वक्षम वृत्त की क्या है, संगत जीवाएं एक ही वृत्त में, एक ही वृत्त या संगत वृत्त में जीवाओं के संगत चाप स्वक्षम होते हैं। क्या होते हैं, स्वक्षम होते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं आप सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सेंटर है। ठीक है ना, ये सेंटर मेरा, अब मैं चाप ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए एक मेरा ये चाप है। ठीक है, दूसरा मानता है ये चाप है ना। अभी मैं सब सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ये क्या मेरा सेंटर, इसका नाम क्या, ओ। मान लीजिए मेरा ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो ये बोलता है एक ही वृत्त में, एक ही वृत्त, या तो आप दो वृत्त बनाइए, स्वक्षम जीवाओं के संगत चाप, स्वक्षम जीवाओं के संगत चाप क्या स्वक्षम होते हैं। मतलब जीवा मेरा ये जीवा ए बी है, तो इसका संगत चाप क्या होगा, ए एक्स बी। ध्यान सुनिएगा, जीवा क्या है इसमें, कोड क्या है इसमें, ए बी, तो इसका इससे संबंधित चाप क्या आपका ए एक्स बी।
जितना ए बी होगा ना उतना चाप ए एक्स बी होगा, ये बन जाता है। इधर भी वही, जो चाप आपका जीवा क्या है, जीवा बी सी, तो इस जितना बी सी होगा, जितना जीवा का माप बी सी होगा उतना ही चाप बी वाई सी का माप होगा, चाप बी वाई सी का माप होगा। ठीक है, कैसे, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करना है ना कि चाप ए बी बराबर ए एक्स बी ना। चलिए, तो ए एक्स बी बराबर क्या करना है आपको, बी वाई सी ना, कि एक ही वृत्त के स्वांगसम वृत्त की जीवा के संरचना, मतलब क्या है, स्वांगसम जीवा है, जीवा क्या आपका स्वांगसम है। अगर ये जीवा स्वांगसम है तो चाप ए एक्स बी बराबर चाप बी वाई सी क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले दर्द लिखते हैं। दर्द बोला है ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा क्या दिया आपको, स्वांगसम दिया ना, जीवा ए बी स्वांगसम है, जीवा बी सी क्या है, जीवा ए बी स्वांगसम जीवा बी सी लाते आपको ना। और आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, मतलब आपको शादी क्या करना है, आपको शादी करना है कि संगत चाप क्या है, स्वांगसम है। संगत चाप मतलब ए एक्स बी बराबर बी वाई सी की मेजरमेंट चाप ए एक्स बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट चाप स्वांगसम चाप इसके बी वाई सी के, तो बी वाई सी करना है। ठीक है, ए एक्स बी किसके, ये जो ए एक्स बी का जो माप होगा, ए एक्स बी का माप उसके केंद्रीय कोण माप के बराबर होता है। मैंने आपको अभी बताया ना कि केंद्रीय कोण का माप क्या होता है, उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। मतलब अगर 30 है तो ए एक्स बी क्या होगा, 30 होगा। अगर समझिए ये जो मेरा एंगल है ये भी 30 मान लीजिए 50 है तो बी वाई सी भी क्या होगा, 50 होगा। क्योंकि केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। अगर मैं ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या कर दूं, इक्वल कर दो, तो बोल दूंगा ना कि ए एक्स बी बराबर बी वाई सी, क्योंकि ए इसके बराबर है ना, ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, और दोनों ए बराबर है, तो ए और ए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको। तो मैं क्या करूंगा, इस एंगल को क्या करूंगा, दोनों कोण को इक्वल प्रूफ करूंगा, इक्वल सिद्ध करूंगा। चलिए अब सिद्ध कैसे करेंगे, सीधा बहुत इजी है। चलिए, रचना कुछ नहीं है, रचना क्या था, आपको रचना करना है तो आप खींच दीजिए, त्रिज्या ए हो तो त्रिज्या ओ से खींचा और त्रिज्या ओ भी खींचा ना। देखिए रचना करना, लिख लीजिए रचना में, रचना रेख ए ओ रेख बी सी सॉरी बी ओ रेख क्या सी ओ खींचा, वो क्या थी, त्रिज्या थी ना, त्रिज्या आपको ए बी दिया था, चाप दिया था आपको और जीवा दिया था, आपको कहीं त्रिज्या भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम इसको रचना करना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ बता दिया होता है कि त्रिज्या भी है मतलब त्रिज्या दिया होता ना, त्रिज्या कहीं मेंशन नहीं किया है। अब उसके बाद उत्पत्ति यानी प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे प्रूफ। चलिए प्रूफ करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, ये वाला एंगल इसके क्या करना है, बराबर करना है, ध्यान से जाइए, ये एंगल इसके क्या करना है, बराबर करना है। ये वाला एंगल कब बराबर होगा, जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, स्वांगसम होंगे ना। अब वो त्रिभुज ए ओ बी को क्या करना है, आपको स्वांगसम करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ बी को क्या करना है, आपको इक्वल करना है ना, कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए आपका कसौटी आती होगी स्वांगसम सिद्ध करने के लिए, देखिए ध्यान से, ए इसके बराबर होगा, क्यों भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या ना, क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, राइट। ये आपका देखिए कॉमन साइड है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। आपको दर्द दिया है, बोला ये भी दर्द दिया आपको, क्या दिया आपको, दर्द दिया आपको कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी आपको दर्द दिया है, तो हो गया ना, बाय भू की कसौटी से, की कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज प्रूव हो गया, यानी बाय एस टेस्ट से क्या हो गया आपका, ये दोनों त्रिभुज स्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज स्वांगसम हो गया तो ये वाला एक कोण क्या हो गया, स्वांगसम हो गया। क्योंकि स्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, स्वांगसम होते हैं ना।
तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका स्वांसम होगा। जब ये कोण स्वांसम होगा तो इसके संगत चाप भी क्या होगा स्वांसम होगा। क्यों कि ये दोनों कोण क्या है केंद्रीय कोण है और केंद्रीय कोण का माप क्या होता है कि संगत चाप माप के बराबर होते हैं। चलिए पहले त्रिभुज प्रूफ करते हैं। देखो लिखता हूं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में ध्यान दीजिए भुजा AO स्वांसम भुजा CO। क्यों भाई एक भी वृत्त की शट और माउथ एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है और ये आपका देखिए OB दोनों मार रहे हैं OB भुजा OB बराबर भुजा OB। काहे भाई काहे की ये क्या आपका कॉमन साइड है। क्या है कॉमन साइड यानी सामान्य भुजा। ठीक है क्या है कॉमन ना दोनों मारा है। और आपको दिया है AB इक्वल टू CB ये आपका दत्त है ना स्वांसम जीवा दिया है ना जीवा AB बराबर जीवा BC। तो जीवा मतलब भुजा लिखेंगे यहाँ पर भुजा AB कॉन्ग्रुएंट टू भुजा CB। वाई ये दत्त है क्या है दत्त है। तो इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट स्वांसम किसके होगा ट्रायंगल COB के स्वांसम किसके होगा COB के बाय समता की वर्ग समता की भू की कसौटी से किसे कसौटी से। ठीक है जब त्रिभुज स्वांसम हो गया इसके अदर पार्ट भी क्या होगा अगर घटक भी क्या होगा अदर घटक क्या होगा स्वांसम होगा। हमको अदर घटक में क्या करना है कोण को स्वांसम करना है ना। तो इसलिए कौन कौन चाहिए आपको AOB ना इसलिए देखिए इसलिए कोण AOB कॉन्ग्रुएंट टू COB इसलिए एंगल AOB स्वांसम इसके एंगल COB के। क्यों स्वांसम त्रिभुज के संगत क्या कोण ना। देखिए कोण AOB का संगत चाप क्या आपका AOB का संगत चाप क्या आपका AXB AOB का संगत चाप क्या बताइए AXB और AOB कैसा कोण है आपका केंद्रीय कोण है ना। तो इसके मैं क्या लिख सकता हूँ तो देयरफॉर मेजरमेंट इसके जगह लिख सकता हूँ AXB। क्यों भाई क्योंकि ये क्या है केंद्रीय कोण है केंद्र पर क्या बना है ये एंगल बना है ना। ये इसका क्या है कॉन्ग्रुएंट का साइन देता हूँ। देखिए COB किधर है COB और ये भी कहाँ बना है आपका केंद्र पे बना है। कहाँ बना है केंद्रक पर। तो इसका संगत चाप क्या होगा BYC वो भी क्या होगा बराबर हो जाएगा ना इसके चाप पे। तो मेजरमेंट चाप BYC ना इस कोण का माप क्या होगा इसके चाप के माप के बराबर होगा। क्यों क्योंकि दोनों कोण क्या है केंद्रीय कोण है। तो यहाँ लिख दीजिए केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। यानी मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग अर्ग ना कोरस्पॉन्डिंग अर्ग। तो आपको यही करना था ना आपको यही करना था ना हो गया आपको हेंस प्रूफ अब 30 सिद्ध हो गया। ठीक है ठीक चलिए और इसके बाद आगे वाला हम थ्योरम देखेंगे। इसके बाद आगे वाला थ्योरम देखते हैं। अब हम करते हैं प्रसंग्रह 3.1। क्या करेंगे 3.1 3.1 दिया है बिंदु GBEF चारों बिंदु वृत्त पर है और कोण ECF ध्यान दीजिएगा ECF का मान दे सकता है और ये शट और माउथ
और ई सी एफ का जो मेजर है कितना है 70 है, कितना माप है 70 है। और जो कोण ये ई सी एफ क्या है केंद्रीय कोण है। अगर ये केंद्रीय कोण है तो इसके केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है ना। केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। तो जितना कोण ई सी एफ होगा उतना क्या होगा मेजरमेंट चाप हो जाएगा आपका ये 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, और दिया है चाप डी जी एफ का मान दिया आपको 200 दिया है ना, शायद 200 दिया है। कितना दिया है 200 दिया है। कितना दिया आपको ये 200, कितना दिया 200। तो बोला है डी का माप निकालिए। आप जानते हैं कि पूरे वृत्त का माप कितना होता है 360, राइट, कितना होता है 360। ठीक है, 70 200, 70 और 200 कितना होगा 270 और 360 में से 270 माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको ना। तो इसको जोड़ देंगे और पूरे से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये आपका पार्ट मिल जाएगा ना। तो वही काम हम करने वाले हैं। चलिए डी पहले पूछा, पहले हम डे निकालते हैं। चलिए पहले आप ये निकालते हैं ना, चाप ई है। देखिए कोण ई सी ए कितना दिया है 70, ये 60 नाउ 70। ये क्या है दर्द है, क्या है दर्द है ना। चलिए देयरफॉर मेजरमेंट चाप क्या है ई एफ बराबर मेजरमेंट एंगल ई सी एफ। ठीक भाई, केंद्रीय कोण का माप क्या होता है उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। क्या होता है उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको ये दिया है, कितना दिया आपको 70 ना 70। तो इसलिए मेजरमेंट चाप यानी आर्क ई एफ, इसलिए मेजरमेंट आर्क ये कितना हो गया आपका 70 हो गया। कितना हो गया 70। टेक इक्वेशन नंबर 1, इसको लीजिए समीकरण नंबर 8 लीजिए। आपको और दिया है डी जी एफ दिया आपको 200 ना। अब क्या किया पूरे चाप को ऐड कीजिए, डी प्लस ई ए नहीं, चलिए डी प्लस ई ए और डी जी ए पूरा ऐड हो गया ना। तो चलिए देखिए मेजरमेंट चाप ई एफ प्लस मेजरमेंट चाप डी जी एफ प्लस ध्यान दीजिएगा मेजरमेंट चाप डी कितना होगा 360 की मतलब यहाँ लिख दीजिएगा क्यों वृत्त चापों का मापों का योगफल, वृत्त के चापों का मापों का योगफल यानी सम ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल। देखिए डी जी एफ कितना आपका 200 है, 200 डिग्री है। ई एफ कितना है 70 निकाले आप समीकरण 1 से 70। और आपको मेजरमेंट चाप क्या डी निकालना है ना 360। इसको ऐड करें कितना होगा 270 होगा और इसको 75 करेंगे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर मेजरमेंट चाप डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री ना। तो हो जाएगा आपका देखिए 0 से 0, 16 में से 7 कितना बचेगा बताइए। ये 16 में 7 गया ना 8 बचेगा। और ये 80 या 3 में से नहीं ये आपका 16 हो गया ना तो 9 बच जाएगा। कितना बचेगा 16 कितना 9 राइट। 16 से 7 कितना बचेगा 9 ना। 7 14 होता है 2 ज्यादा है 9 बच जाएगा। कितना बचेगा 90 हो गया ना। और ये हो गया 3 में से 2 हो गया, 2 से 2 गया 0 समझाया। चलिए तो इसलिए मेजरमेंट चाप डी ई कितना मिलेगा आपको 90। तो ये कितना होगा आपका ये 90 का होगा, कितना होगा 90 होगा ना। कितना होगा 90। ठीक है, अभी क्या निकालना है इधर क्या पूछा है आपका, अभी पूछा है ई चाप डी ई ए। अब ये देखिए ये 90 है, हाँ ये कितना है 90 है और ये 70 है। तो दोनों जोड़ कितना हो जाएगा आपका ना
ये भी 90 होगा, क्योंकि इस चाप का माप क्या हो, त्रिभुज के माप के बराबर होता है ना, तो ये 90 तो भी 90, ठीक है। अभी क्या निकालना आपको, डी ई एफ, तो डी ई प्लस ई एफ दोनों जोड़ देंगे, डी ई एफ मिल जाएगा। चलिए, तो देयरफॉर अब निकालिए, हम देयरफॉर चालू करते हैं ना, मेजरमेंट चाप डी ई एफ, डी ई प्लस ई एफ, मेजरमेंट चाप डी ई प्लस मेजरमेंट चाप ई एफ, ठीक है। यू हैव 90, you have 90 and this is 70, right? Adding 110, sorry 160 ना, 15 16 160, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका आंसर मेजरमेंट चाप डी ई कितना मिला आपको, और मेजरमेंट चाप डी ई ए कितना मिला आपको, इसका दोनों का हाफ हाफ है, कितना मिला आपको, 90 मिला है, राइट। और ये हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं ना, प्रश्न नंबर दूसरा करते हैं। इसमें दिया है आकृति में त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साइड क्या है आपका, इक्वल है ना। तो सीधी कीजिए कि चाप आर एस बराबर चाप क्यू आर और चाप क्यू एस। देखिए अगर मैं लेता हूँ ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है ना। अगर ये जीवा क्या है, स्वांसम है, दर्द दिया नहीं कि त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर आपकी जो जीवा बराबर होती है, उसके संगत चाप भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बताया था मैं। अगर एक ही वृत्त के या दो स्वांसम वृत्त के अगर संगत चाप उसके संगत जीवा बराबर है, तो उसके संगत चाप भी क्या होंगे, स्वांसम होते। चलिए हम करते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ लिखना है, कुछ है नहीं, दिख ही रहा है कि सब बराबर है, सिर्फ दिखाना आपको, जीवा से चाप में आना है, सिर्फ हटाना है, लिखना है, कुछ है, बस लिखना है, कुछ है नहीं। देखिए त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो देयरफॉर रेख क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू रेख किसके, आर एस कॉन्ग्रेंट टू रेख क्यू एस ना। रीजन आपको लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्या समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, स्वांसम होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, स्वांसम होती है, ठीक है। अब ये क्यू आर है, मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं अभी चाप में लिखता हूँ, कहाँ पर, चाप। अभी जीवा ये रेख है, तो भुजा है ना, मैं भुजा क्यू आर को मैं क्या जीवा लिख सकता हूँ ना, जीवा। तो देयरफॉर जीवा क्यू आर, बस रेख को हटाओ, क्या कर रहा हूँ, रेख को हटाकर मैं जीवा लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, जीवा लिख सकता हूँ ना, कि वृत्त के अंदर है, क्या लिख रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, कोड, लाइन स्पॉट सेगुन हटाकर क्या लिख रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड, ठीक है। अगर ये सब जीवा क्या है, श्वासम है, इसके संगत चाप भी क्या होगा, श्वासम, जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई आप, you know that स्वांसम जीवाओं के संगत चाप स्वांसम होते हैं, क्या होते हैं, स्वांसम होते हैं ना। तो देयरफॉर चाप क्या, चाप क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू चाप आर एस, ये कॉन्ग्रेंट टू चाप यानी कॉड क्यू एस। आपको यही करना था ना, हो गया, क्या हो गया आपको, हो गया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या पूछा है, चाप क्यू आर एस, चाप चाप है या एंगल है, देखता हूं जरा, चाप ये, चलिए हाँ
पूछा क्या है फिर, चाप क्यू आर एस के माप इतने तो पूछा क्या है। अच्छा इसमें पूछा, अगर नहीं क्वेश्चन से रॉन्ग है, एक मिनट स्टॉप कीजिए जरा। क्वेश्चन में रॉन्ग लिखा था ना, आपको चाप क्यू आर एस का, ये जो ना चाप क्यू आर एस का क्या निकालना है, आपको माप निकालना है, कितना है, क्या निकालना है, माप पूछा है। एक्चुअली मैं आंसर लिख दिया था डायरेक्ट। देखिए आप जानते हैं कि ब्रेथ के, देखिए मैं अगर जोड़ता हूँ चाप क्यू आर, चाप आर एस, चाप क्या एस क्यू, तो क्या होगा आपका, एक पूरा ब्रेथ बनता है ना। और पूरे ब्रेथ के चापों का माप कितना होता है भाई, पूरे ब्रेथ के चापों का माप कितना होता है 360 ना। सब जोड़ देंगे मिल जाएगा ना होता है। लेकिन इसमें दिया है आपको, क्या दिया है कि सभी चाप क्या कर स्वांसा में ना, स्वांसा में। चलिए करते हैं जरा। तो मैं मानता हूँ पूरा मेरा चाप एक्स है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। ये 3x 360 डिवाइड हो जाएगा, कितना का 2 4 जी इतना है ना। देखिए 3 का 3 3 दूनी 6 120 आएगा, क्या आएगा 120 ना। चाप क्यू आर एस, ये एक चाप का माप हुआ ना, ये एक चाप का माप हुआ। अभी क्या कितना माप का पूछा हुआ, क्यू आर एस, क्यू आर एस जो दो चाप का माप पूछे। एक माप कितना है आपको 140 120, दो कितना जाएगा जोड़ देंगे वापस ना, कितना जाएगा 240। चलिए समझ में आया, करूंगा तो यहाँ पर। चलिए देखिए हल, चाप माना, देखिए आपका चाप सब बराबर है ना। अब मान लीजिए कि सब क्या है, एक्स है, माना चाप क्यू आर बराबर चाप आर एस बराबर चाप क्यू एस। आप यहाँ सिद्ध किए हैं। आप इसको मान लीजिए कि पूरा क्या है एक्स है, क्या है एक्स ना। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देयरफॉर मेजरमेंट चाप क्यू आर प्लस मेजरमेंट चाप आर एस प्लस मेजरमेंट चाप क्यू एस। मुझे क्या निकालना भाई, क्यू आर एस। और मुझे एक मिल जाए तो एक मिलेगा, वो सब बराबर है, इसको 2 गुना कर दूंगा ना, 2 टाइम्स कर दूंगा। अगर मान लीजिए मेरा 100 मिला, ये 100 है तो ये तो 100 ही होगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो एक लिखने की कोशिश करते हैं ना, इसमें से एक, इसी में सब क्या ले लिया, सब बराबर है ना, तो सबको ले लिया मैं एक ले लिया, क्या ले लिया एक्स ले लिया। ये कितना हो जाएगा आपको 360 ना। काहे भाई, ब्रेथ के चापों का मापों का योगफल, ब्रेथ के चापों के मापों का योगफल, सम ऑफ मेजर ऑफ और अर्क ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए ये आपका एक्स है, ये प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 ना। ये आपका 1x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 राइट, कितना 360। तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय, तो भाग किस 3 से भाग हो जाएगा ना। तो 3 एकम 3 दूनी 6, 0 बच गया, लगा दूंगा, कितना मिला आपको 120। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिला आपको 120 मिला है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चाप क्यू आर चाप आर एस चाप क्यू कितना हो गया 120 हो गया। चलिए हम इसको हम निकाल देते हैं। चलिए तो देयरफॉर चाप क्यू आर बराबर चाप क्या आर एस बराबर चाप क्या भाई एस क्यू, कितना है 120 ना, 120 ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या निकालना है चाप क्यू आर एस, मतलब इसको चाप ये वाला चाप और चाप ये चाप क्या कर रहा है जोड़ रहा है ना, तो पूरा मिल जाएगा ना। तो देयर चाप मेजरमेंट चाप क्यू आर एस को क्या करना पड़ेगा, चाप क्यू आर मेजरमेंट चाप क्यू आर प्लस आर एस मेजरमेंट चाप आर एस, ये है ना वो चाप आर एस नहीं, अभी आर एस बोलूंगा ना ऐसा, अगर मैं जीवा लिखूंगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा और चाप बोलूंगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है जीवा में चाप में। अगर मैं जीवा बोलता हूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये सीधा हो जाए। अगर चाप बोलता हूँ ना तो ये जो लाइन है परिधि से हो जा रही है, कहाँ से सर्कमफ्रेंस जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट होगा जो नहीं दिया। ठीक है,
ये कितना है 120, ये भी कितना है 120, कितना हो जाएगा आपको 140 मिल गया, सॉरी 240, कितना होगा आपको 240, समझ गए जी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना। 3.3 का ये लास्ट दिया है जीवा ए बी स्वांश में जीवा सी डी के ना। ए बी का मान क्या है, सी डी के बराबर है, स्वांश में सिद्ध करो कि चाप ए सी बराबर चाप बी डी ना आपको सिद्ध करना है। तो मैं लिख दिया दत्त में जो दिया वो लिख दिया दत्त ए बी जीवा ए बी स्वांश में जीवा सी डी के, राइट। और साथ क्या करना है आपको, ए सी स्वांश में चाप बी डी का आपको क्या करना है, साधे करना है, रचना कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, ए सी बराबर बी डी करना है ना। आपको दिया है ए बी बराबर सी डी दिया है, क्या दिया है ए बी बराबर बी सी दिया, नहीं सी डी दिया, क्या दिया सी डी दिया। ए बी का मान क्या होगा, ए बी का होगा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। और सी डी का मान क्या होगा, सी डी का बी डी बी सी, तो बी डी प्लस बी सी। तो अभी बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका ए सी बराबर बी डी। कितना इजी है, कर लेंगे आप, नहीं चलिए मैं लिख देता हो जाएगा, ताकि मैं लेकिन फिर मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, यही काम करेंगे जो किया। देखिए दिया जात में जीवा ए बी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी ना, ये क्या आपका दत्त है, गिवन है। अभी जीवा ए बी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या जीवा ए बी बराबर कर देता हूं, क्योंकि मुझे माइनस प्लस करना है ना। तो माइनस प्लस किस में होता है, बराबर भी साइन में होता है ना, स्वांश साइन में माइनस प्लस नहीं होता है, इसलिए हम बराबर कर देते हैं, ठीक है, इसलिए ना। अभी मेरा ए बी का मान क्या होगा, जीवा ए बी का मान, जीवा ए बी का मान क्या होगा, क्या होगा ए बी का मान क्या होगा, जीवा ए बी है ना। अब इसको मैं ए बी को, ए बी किधर ए बी ना, ए बी दिया क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी का माप जो होगा इसको लिख सकता हूं चाप ए बी बराबर चाप क्या सी डी। काय भाई, काय की स्वांशम जीवाओं के संगत क्या चाप ना, क्या होते स्वांशम होते, क्या होते स्वांशम होते, क्या होते स्वांशम होते, स्वांशम जीवाओं के संगत चाप स्वांशम होते ना। चलिए इसलिए मैं ए बी जब क्या लिया, चाप डाल दिया। अब चाप ए बी जो है आपका क्या है, ए सी प्लस सी बी क्या है, एडिशन है ना, सम है, योग है। तो इसका मतलब क्या देता हूँ इसको डालकर, तो मेजरमेंट डाल देता हूँ यहाँ पर, क्या देता हूँ मेजरमेंट, क्या देता हूँ मेजरमेंट, एक डाल दिया। इसको क्या देता हूँ मेजरमेंट चाप ए सी प्लस मेजरमेंट चाप बी सी बराबर, इसके अब क्या लिखूं मैं, मेजरमेंट चाप बी डी, मेजरमेंट चाप बी डी प्लस मेजरमेंट चाप बी सी ना। तो अभी बी सी से क्या होगा, कट गया, क्या बराबर है ना, क्या कट गया। तो इसलिए मेजरमेंट चाप ए सी कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट चाप बी डी ना। तो देयरफॉर क्या चाहिए आपको, अभी क्या चाहिए आपको, साइन क्या चाहिए, स्वांशम साइन चाहिए ना। इसलिए चाप ए सी स्वांशम हो जाएगा, और इसको हटा दीजिए, क्या लीजिए स्वांशम लिख दीजिए, चाप बी डी, चाप बी डी हो गया, हेंस ट्रू, हेंस ट्रू। अब तीसरी, चलिए इसी तरह हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। हमने आज किया चाप क्या होता है ना, चाप की साक्षात्कार क्या होती है, चाप से रिलेटेड हमने सम किया, चाप से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया। अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, इसका नाम है अंतर्लिखित और अंतरखंडित चाप का माप। अंतर्लिखित और अंतरखंडित चाप के संबंध में हम आगे पढ़ेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिएगा, ठीक है। उसके बेस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम भी है, प्रमेय है,
हम अगले लेक्चर में चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।